आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। पूरी दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना अहम है यह भी आपको बताते हैं। दुनिया का लगभग 20 से 30% ऑयल इसी रूट से होकर के गुजरता है। करीब 20 मिलियन बैरल तेल रोजाना इस रूट से होकर के दुनिया के अलग अलग देशों तक जाता है। तेल के साथ साथ दुनिया की 20% एलपीजी और एलएनजी गैस की सप्लाई भी इसी रूट से हो रही है। हॉर्मुज से गुजरने वाला 84% तेल चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया को जाता है। चीन अपना 90% ईरानी तेल इसी रास्ते से हासिल करता है। ईरान का अपना तेल निर्यात भी इसी रूट पर निर्भर करता है। मतलब यह कि इस रास्ते पर अगर जंग के बादल मंडराते रहे तो खुद ईरान भी इसकी वजह से मुश्किल में रहा। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जरा इसको जो आर्मी ब्लॉकेड, जो नेवी ने वहां ब्लॉकेड कर रखा है और जो ईरान की तरफ से सारी चीजें थी, उस नजरिए से समझाइए कि अब वहां से कारोबारी जहाज जो है वो बिल्कुल सुरक्षित तरीके से उनकी आवाजाही सुनिश्चित हो पाएगी। अमेरिका कब तक अपने नेवी ब्लॉकेड को हटा लेगा? अभी क्या सिचुएशन है वहां पर? क्योंकि हमने परसों ही सुना था कि ट्रंप ने ऑर्डर दे दिया कि नेवी वहां से हटाई जाए। भाई हुसैन, ये करीबन 30 से 35 दिन का ये पूरा प्रोसेस है जो कि अमेरिकन के द्वारा, जो अमेरिकन नेवी है, उसके अलावा जो अमेरिका के मल्टीपल एसेट्स इस जगह पर डिप्लॉयड हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसके बाद अल्डुकुम यानी ओमान की तरफ से होते हुए। आपको ध्यान होगा जब भारतीय जो मर्चेंट शिप था, उसके अलावा जो फ्लैगशिप किसी और कंट्री की थी लेकिन भारतीय उस पर थे, जब उस पर अटैक हुआ था तो उस दौरान, उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह चुके थे। लेकिन अब जब ये म्यूचुअल एमओयू पे साइन हो गया है, दोनों देशों की तरफ से ये साइन किया गया है, तो इसमें जो 14 पॉइंट्स हैं उसमें से 2-4 पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट है जिसका असर अब इसके दोनों के बीच पड़ेगा। लेकिन जो आईआरजीसी है, यानी ईरान की आईआरजीसी को या ईरान के सेंटिमेंट्स को इसमें नज़रअंदाज करना बहुत जल्दबाजी होगा। इसीलिए जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है 60 दिन का, उसके बाद इसकी दिशा और दशा किस आधार पर यह आगे जा रहा होगा ये दिखाई देगा। हालांकि अमेरिकन जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक कि अमेरिकन नेवी को करीबन 30 से 35 दिन का वक्त लगेगा यहाँ से सबको सैनिटाइज करते हुए इस पूरे एरिया को वैकेंट करने के लिए। लेकिन उससे पहले वेट एंड वॉच की स्थिति होगी कि ईरान अपने जो माइंस हैं, जो खास तौर पे उसने ब्लॉकेड लगा रखा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, जिसका इम्पैक्ट मतलब ओमान तक था, उन सभी एरियाज को वो बिल्कुल क्लियर आउट करें और क्लियर आउट करते हुए जो उन्होंने अलग अलग जगहों पर मल्टीपल डिप्लॉयमेंट कर रखा है वेपन्स का, मिसाइल्स का, उन सबको वहाँ से हटाए। दूसरी एक और बात जो कि बहुत ही ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है जिसमें न्यूक्लियर की बात की गई और यूरेनियम की बात की गई। तो इसके ऊपर मल्टीपल एजेंसीज आईएईए खुद इस पे नज़र रखेगा, इस पे ये बिल्कुल साफ हो गया। लेकिन अगर आप पूरे पर्सपेक्टिव के तौर पर देखें तो यहाँ पर जो बाकी के स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भूमिका, जैसा भी एक्सपर्ट भी बता रहे थे, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अभी भी प्रश्न चिन्ह कायम है। क्योंकि ईरान के साथ जो थे उनकी भूमिका क्या होगी और उसके साथ साथ अमेरिका के साथ जो इजराइल, वो इस को किस तरीके से आगे देखता है, और पाकिस्तान जो साइलेंट फीचर के तौर पर यहाँ पर मौजूद है उसकी आगे भूमिका क्या होगी। तो ये एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है जिसके आधार पर सब देखा जा रहा है। मनीष, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, और जैसे जैसे वक्त बीतेगा उसके बाद पिक्चर क्लियर होगी। अगर ये जिस तरह से समझौता हुआ है आगे उसी दिशा में चलता है तो पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये देखना होगा, क्योंकि इजराइल की तरफ से इस समझौते को लेकर नाराजगी जताई थी। इजराइल ने कहा था कि वो लेबनान का, वो वहां पर जहां उनकी सेना की डिप्लॉयमेंट है उस एरिया को नहीं छोड़ेंगे। तो अब देखना यह है कि स्टेक होल्डर्स को कैसे मनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, हूती, इनको किस तरह से ये पूरा मैसेज और डील के लिहाज से चीजों को कन्वे किया जाता है। बहुत शुक्रिया मनीष आपका, और हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा को हमारे दर्शकों को और अच्छे से समझाने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया।